ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको राम राम, सलाम, आदाब, नमस्ते, है ना। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था शायद, नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स करने से पहले थोड़ा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एरिया वेक्टर। सो सर, एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। एंड आई विश कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी उसको करके देखें कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले तो हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। एरिया वेक्टर, सर एरिया वेक्टर क्या होता है? आपने कभी सुना ये एरिया वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, एरिया हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एरिया हमेशा स्केलर होता है, लेकिन फिजिक्स की बहुत सारे फिनोमिना जैसे है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कंसिडरिंग द एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो कहीं कहीं जगहों पर हम क्या करते हैं, इसको एरिया को जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। तो सर एरिया वेक्टर क्या है? कहता है कोई भी सरफेस है, देख लो भैया, कोई भी सरफेस है, अगर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा? सर एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो दिस विल बी ए इंटू बी, दिस विल बी ए बी। हमारे पास इसका पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा वो क्या होगा? ए बी होगा। अब सर इसके ऊपर एरिया वेक्टर, सर एरिया वेक्टर होगा इस पी क्यू आर एस का जो प्लेन होगा इस पर परपेंडिकुलर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। ये जो होगा ना इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब अगर हम बात करें कि कैसा होगा सर, ये सपोज दैट मेरा ये फोन है, मेरा ये फोन है, इसका ये हमारे पास ब्रेड्थ है और ये जो लंबी वाली साइड है इसको हम लेंथ कंसीडर अगर हम करते हैं, तो सर कहता है इसका एरिया होगा और इसका एरिया वेक्टर जो होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इस पर जो ये परपेंडिकुलर होगा ये हमारे पास क्या होगा? दिस विल बी कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर। किसका एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर ऑफ दिस मोबाइल फोन, एरिया वेक्टर ऑफ दिस मोबाइल फोन। अब यहाँ पर ये हमारे पास 2D है, ब्लैक व्हाइट बोर्ड 2D है हमारे पास है, और हम जो डायग्राम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमारे पास 3D है। तो अगर मैं देखूं इसको ऐसे देखूं कि भाई ये वाला साइड है मेरा फोन का, ये मेरा फोन का एक साइड है, तो इस साइड पर परपेंडिकुलर कैसे होगा सर? इस साइड के ये अगर मैं ऐसा फोन ऐसा है और ये मेरा फोन है, अगर मैं ऐसा फोन देखता हूं तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? सीधा आपकी तरफ, ऐसा, या तो आपकी तरफ या तो अंदर की तरफ। ठीक है, बट जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड। ठीक, ऐसा बाहर की तरफ। अगर मैं फोन को ऐसा देखता हूँ, बिल्कुल ऐसा देखता हूँ, तो एरिया वेक्टर होगा सीधा परपेंडिकुलर। ठीक है, तब भी परपेंडिकुलर होगा, जब आपकी तरफ है तब भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ड्रॉ करने में, दिखने में तो दिख जाता है हमें ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ड्रॉ करने में हमारे पास थोड़ा सा ये गड़बड़ करता है, क्योंकि हम जो भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप पेन कॉपी पर ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है? 2 डायमेंशन है। और एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो 3D में होता है। ठीक है, क्योंकि इसका प्लेन ही, एरिया का प्लेन, एरिया आता ही 2 डायमेंशन में है, तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो आता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन चला जाता है वो 3D में चला जाता है। कितने में चला जाता है? 3D में चला जाता है। तो सर ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हम 1 कंसिडर करते हैं। कितना कंसिडर करता है? 1 कंसिडर करता है। एंड डायरेक्शन कंसिडर करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसा परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, जिस भी सरफेस का एरिया हम ले रहे हैं उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो होगा दैट विल बी द एरिया वेक्टर। वो हमारे पास क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। अब सर बात आती है कि क्या सरफेस हमेशा एक ही शेप का होगा? क्या हमारे पास वो खाली लेंथ और ब्रेड्थ होगा? स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, रोम्बस शेप में होगा, किस शेप में होगा? अरे भाई कोई भी आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक स्फेरिकल बॉल लेता हूं, ये मेरे पास सर्कल है। ठीक है, अब कंसिडर करें कि सर ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? एक हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है। किस तरह का बॉल है? बॉल, बॉल और बॉल होता ही स्फेरिकल है।
अब स्फेरिकल बॉल है तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, सीधा परपेंडिकुलर एन कैप। इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, वो होगा सीधा परपेंडिकुलर एन कैप जो होगा, दैट विल बी द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझने के लिए हम एक छोटा सा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये फुटबॉल है। कौन सा बॉल है, फुटबॉल है। फुटबॉल देखा आपने कैसा होता है, फुटबॉल के ऊपर वो डब्बे डब्बे से बने होते हैं ना, ऐसे 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 कुछ इस प्रकार के बने होते हैं, ये ऐसा 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 ऐसा, है ना। तो अगर मैं एक इस वाले एरिया को लेता हूँ, एक डब्बे के एरिया को लेता हूँ, तो कहते हैं सर इस डब्बे की एरिया जो होगा वो क्या होगा, उस एरिया का वेक्टर क्या होगा। अब सर ये आपकी तरफ है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ, और इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं सर, ऐसा एन कैप परपेंडिकुलर। इस साइड जो एरिया बन रहा है उस पर परपेंडिकुलर एन कैप बाहर की तरफ, इस तरफ जो एरिया बन रहा होगा वो सीधा ऐसा बाहर की तरफ। तो कहता है सर कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, सर्कुलर सरफेस हो, ठीक है, सर्कुलर डिस्क हो या कुछ भी ऐसा हो, उस पर सीधा एरिया वेक्टर कैसे होगा भाई, सीधा सीधा परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा, सीधा सीधा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं, मेरे पास ये मार्कर है, ये किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप है। किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में। अगर मैं इसके ऊपर वाले कर्व्ड सरफेस पर, ये सरफेस पर अगर मैं एरिया वेक्टर गिराना चाहता हूं, तो ये सरफेस पे एरिया वेक्टर कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ऐसा इस पॉइंट पे कैसा होगा, ऐसा, नीचे वाले पॉइंट पर ऐसा होगा भाई, सरफेस पर सीधा परपेंडिकुलर। या तो फिर टेंजेंट ड्रा कर दो और टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दो, दैट विल बी द एरिया वेक्टर। सर इसका ये सरफेस थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड है ना, तो इस पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा। इस साइड इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, सीधा ऐसा बाहर की तरफ। ये होगा इसका एरिया छोटा सा, सर्कुलर शेप में जो बनना है ये वाला एरिया होगा, इस पर एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस सीधा। ये हमारे पास पेन है सर, ऐसा पेन है, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसा बाहर की तरफ। इस पॉइंट पर ये कैसा है, कर्व्ड शेप है, ये कैसी शेप है, कर्व्ड शेप है। तो कर्व्ड शेप पर अगर इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर देखें तो सीधा ऐसे बाहर की तरफ होगा, पीछे वाले शेप पे देखें तो सीधा अंदर की तरफ होगा, यहाँ पर देखें तो सीधा नॉर्मली नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ देखो तो नॉर्मली ऊपर की तरफ होगा। दिस विल बी द एरिया वेक्टर। अब हमारे पास ये हो गया, स्फेरिकल हो गया। कॉनिकल है तो कॉनिकल शेप में, अगर ऐसा है कॉनिकल शेप में है तो इस नीचे वाले सरफेस पे देखें तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, इस सरफेस पे देखो तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस, किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इस एज पर देखें तो एज पर कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन। यहां पर इस निब पर देखें, ऊपर वाला जो निब है इसका, इस पर देखें तो ये दिस विल बी एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पर देखें तो ऐसा एन कैप। तो कहते हैं सर एरिया वेक्टर है क्या, कुछ भी नहीं है सर। एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। क्या है एरिया वेक्टर, इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 and direction परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियरली खत्म कहानी। कोई भी सरफेस है। अब भाई इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है ना कि बहुत सारे फिनोमेना ऐसे हैं जिनको हम मतलब ऐसा ना विदाउट एरिया वेक्टर हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उन फिनोमेना को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, गॉसेस लॉ हो गया, पूरा कैलकुलेट करना है कि फ्लक्स कितना होगा, क्या होगा, है ना, तो वो हमारे पास एरिया वेक्टर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या है सर, एक सरफेस के ऊपर सीधा परपेंडिकुलर जो भी एरिया गिरता है, जो भी वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड हम 1 कंसीडर करते हैं एंड इट इज कंसीडर रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। अगर हमारे पास मान कर चलो कि ये पूरा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बॉल है, ये कौन सा है हमारे पास, फुटबॉल है। कौन सा बॉल है, फुटबॉल है। अब फुटबॉल का एरिया, टोटल एरिया हमारे पास ए है और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल, है ना। कोई एक डिब्बी में लेता हूं, कोई एक डिब्बी में लेता हूं, ये वाली डिब्बी मैंने ले ली, इस वाली डिब्बी का एरिया डीएस, छोटा सा एरिया, ठीक है। तो कहते हैं सर इस वाली डिब्बी का एरिया वेक्टर क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डीएस। वो कितना आता है, वो कितना आता है, छोटी सी डिब्बी का हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी कुछ निकलता है वो लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके, या अगर वो रोम्बस शेप में बन रहा है तो या हेक्सागन शेप में बन रहा है, किस शेप में, हेक्सागन शेप में होता है शायद, है ना। फुटबॉल की जो एक डिब्बी होती है वो हेक्सागन शेप में होती है, मुझे अभी पूरा याद नहीं है कि कई बार सर्कुलर शेप में देखी थी कि हेक्सागन शेप में देखी, हेक्सागन शेप में थी ना। तो उसका एरिया निकाल के इनटू एन कैप,
या भाई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया था मॉडल। हमें जनरली देखा जाए तो डीएस हमारे पास एक स्केलर है, क्या है, स्केलर है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आती है, या हमारे पास फैराडेज लॉज को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब हमें एरिया को कंसीडर करना पड़ता है एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को उस वक्त हम ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी, अदरवाइज एरिया इज स्केलर क्वांटिटी। आज तक तो हमने यही पढ़ा है, एरिया हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि भाई एरिया का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, एरिया का तो फैलाव है, फैलाव है ना एरिया। जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फैल रहा है, ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फैल रहा है। भाई एरिया वेक्टर क्या है सर, वो फैलाव जो है उसके ऊपर जो नॉर्मल है, दैट नॉर्मल विल बी कंसिडर्ड एज द एरिया वेक्टर, है ना। एक फील्ड है, मान के चलो कि आपका एक फील्ड है, स्क्वायर टाइप में फील्ड है, आपका खेत है, बहुत बड़ा खेत है। कहता है उस खेत का एरिया वेक्टर क्या हो, क्या वो खेत जो है वो एरिया वेक्टर क्वांटिटी है? वो नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सर अगर हम उसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे ट्रीट करेंगे, उसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी कैसे ट्रीट करेंगे? सर उस खेत में अगर एक पोल है तो वो पोल क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा। और वो पोल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फील्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फील्ड होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द एरिया वेक्टर। या सर स्फीयर के ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? एक स्फेरिकल बॉल है, उसके ऊपर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वो बैलून होता है और बैलून के साथ नीचे की तरफ डंडी लगी होती है, और डंडी के साथ ऐसे से खेलते हैं। वो बैलून का जो नीचे डंडा है ना, वो डंडा क्या है, उसका एरिया वेक्टर है। अगर मैं उसको जहां पे वो डंडा लगा है उसको एक छोटा सा एरिया कंसीडर करूं ऐसा, तो भाई उसके ऊपर जो डंडी है ना, दैट इज द एरिया वेक्टर। वो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज द मेन पॉइंट। एरिया वेक्टर क्या है सर, कुछ भी नहीं है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। क्लियर, क्लियर। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर, लिखो। चलो सो अब आते हैं आज के अपने रियल टॉपिक के ऊपर। हमारा एक्चुअल टॉपिक आज का जो है, जिसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने एरिया वेक्टर को पढ़ा। तो हमने ये पढ़ा कि एरिया वेक्टर क्या है सर, एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस, एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए भैया अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द, look, okay, so today's topic is electric flux. Electric flux, let us discuss about this. The word electric flux is made up of 2 words. One is electric and another is flux. Electric means a charge or flux means number of field lines, number of field lines. तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा? चार्ज के द्वारा जो फील्ड होता है वो कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो कौन सा फील्ड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, चार्ज के द्वारा जो फील्ड रहता है वो कौन सा फील्ड रहता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। कौन सा फील्ड रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या बनता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बनता है सर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है। ध्यान रखना भैया, ये सिर्फ क्या है, एक नंबर है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है।
क्यों? क्योंकि सर ये सिर्फ एक नंबर है। क्या है? सिर्फ एक नंबर है। क्लियर? ओके, चलिए भाई हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इलैबोरेट करेंगे, क्या होगा देखते हैं। अच्छा भैया आगे हम बढ़ते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सर कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, और रिप्रेजेंट किया जाता है सर फाई से, फाई ऑफ ई। कई बार हम फाई से भी लिख देते हैं सीधा डायरेक्टली फाई से, एंड इट इज गिवन बाय ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, वेयर, जहां की हमारे पास ई वेक्टर क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ds वेक्टर हमारे पास क्या सर? एरिया, स्मॉल एरिया, जिसमें से हमारे पास फील्ड लाइन पास आउट हो रही है। ठीक है, तो सर फाई किसके बराबर होगा? फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। सो इट विल बी ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। और सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा कब? दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सर अगर हम बात करते हैं कि भाई फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? सर फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बट थीटा किसके बीच में? सर थीटा हमारे पास किस किस के बीच में होगा? थीटा बिटवीन ds वेक्टर विच इज n कैप, एरिया वेक्टर, और हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वेक्टर। अगर ई वेक्टर और n कैप के बीच में एंगल कितना है सर? 0 डिग्री है, तो फाई हमारे पास क्या हो जाएगा? ई ds cos ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। सो ई ds के बराबर मैक्सिमम फील्ड कितना हो जाएगा सर? मैक्सिमम फील्ड। अभी हम समझेंगे इसको, प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि भाई कैसे होगा ये। ठीक है, अब थीटा कितना है सर? थीटा अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो फाई कितना हो जाएगा? ई ds cos ऑफ 90 डिग्री, cos ऑफ, सो इट विल बिकम ई ds cos ऑफ 90 डिग्री 0, सो दैट विल बी 0। फ्लक्स कितना सर? 0। और अगर 180 डिग्री हो गया तो नेगेटिव फ्लक्स, क्योंकि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। एन कैप बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो नेगेटिव फ्लक्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, तो हमारे पास कैसा फ्लक्स होगा? पॉजिटिव फ्लक्स होगा और मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है और एन कैप इस तरफ है, दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, तो दोनों के बीच में फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है तो आप एक जना उठ जाओ वहां से, एक जन आ जाओ यहाँ पे, हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, एक और लड़का आ जाए। ठीक है, ये एक टार्च लाएंगे। ठीक है, एक पेपर दे दो, पेपर। सो सर हमने क्या किया, ये हमारे पास एक एरिया है और ये इसका क्या है? ये छोटा सा एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं। इस एरिया पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, सीधा ऐसा बाहर की तरफ। ये टोटल एरिया मेरे पास है, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेकिन मैं ये छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहा हूं जिसको मैं बाहर निकाल दूंगा। ये हमारे पास क्या है? ds है। अब इस ds पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। इमेजिन करो कि ये कहां से निकला है सर? यहां से निकला है ना, तो ये जो छोटा सा ds है जिसमें से फील्ड लाइन पास आउट होगी, इस एरिया पर एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं इस एरिया को घुमाता हूं, ऐसा रोटेट करता हूं, तो रोटेट करने के साथ साथ इसका एरिया वेक्टर भी घूमेगा, एरिया वेक्टर भी घूमेगा। ठीक है भैया, तो चलो आप आ जाओ, नीतीश आ जाओ, नीतीश आ जाओ, नीतीश के कोई एक और आ जाओ। ठीक है, ये पकड़ो। अब सपोज दैट हमारे पास ये एक चार्ज है, ये जो बल्ब ग्लो कर रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है? एक चार्ज है। इस चार्ज से जो लाइट बाहर निकल रही है वो एक फील्ड की तरह है। किसकी तरह है? फील्ड की तरह है। लेट अस कंसीडर दीस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग फ्रॉम द सोर्स, अभी ये ऐसा है और मैं इसको ऐसा रखता हूँ, आप पकड़ो जरा, पकड़। ठीक है, मैं इसको ऐसा रखता हूँ, सीधा ऐसा बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसा रखता हूँ दोनों।
अब देखिए क्या है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर कैसा है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ब्लैक वाला मार्कर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और इस पर जो है हमारे पास ये जो है ये है हमारे पास एरिया वेक्टर। तो दोनों वेक्टर कैसे चल रहे हैं, ऐसे पैरेलली चल रहे हैं। तो पैरेलली चल रहे हैं तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। क्या हमारे पास इसका आगे जो ये सर्कल बन रहा है ये मैक्सिमम है ना, ये पूरा सर्कल बन रहा है ना बोर्ड पर। कैमरा को उठाओ, आप कैमरा को उठाओ, कैमरा को उठाओ, ऊपर से लगाओ, ऐसा 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 लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, शोश। अरे स्टैंडर्ड पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो आगे जो हमारे पास शेड आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब आगे हमारे पास फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। दैट इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब मैं अगर इसको घुमाता हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, सपोज दैट मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो एरिया वेक्टर यही है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसको घुमाने के साथ साथ इसका एरिया वेक्टर भी घूम रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन वही है। तो जब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, 90 डिग्री पर लेके जाता हूं, तो आगे हमारे पास जो शेड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 है ना। तो मतलब फ्लक्स कितना है, 0 है। अगर ऐसा है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, अगर ऐसा है तो फ्लक्स कितना है, 0 है। ऐसा फ्लक्स 0 क्यों हुआ, क्योंकि सर इसका एरिया वेक्टर है ऐसे नीचे की तरफ, और यहाँ से जो फील्ड निकल रहा है वो निकल रहा है आगे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है सर, 90 डिग्री है। तो वही हमने कहा कि जब हमारे पास फ्लक्स हमारे पास 0 होगा, कब होगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और इट विल बी मैक्सिमम जब हमारे पास एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्लियर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। कोई एक छोटा सा एरिया है, उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, वही हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। सर अगर हम इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, फ्लक्स ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है, न्यूटन्स पर कूलम, ठीक है, न्यूटन्स पर कूलम, हाँ, एन अपॉन एफ, एन अपॉन सी, ठीक है, इनटू एरिया का डीएस क्या है, एरिया है, तो इट विल बी मीटर स्क्वायर। So newtons per coulomb meter square will be the SI unit of electric flux. What about the dimensions of flux? डायमेंशंस क्या रहेंगे इसकी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। डायमेंशंस निकाल लो, जिसको अगर निकलता है ठीक है, नहीं निकलता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और आप भी मुझे बता देना कि सर इसका डायमेंशंस क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज हमारे पास मुझे याद आई थी, डायमेंशन सी, ठीक है। एक बार एक थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ, कूलम का जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, चार्ज का, ठीक है। कूलम का कैसे निकलेगा, करंट, एम्पियर इनटू टाइम, ठीक है, क्योंकि करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है ना। तो टाइम कूलम कितना होगा, चार्ज इनटू सॉरी टाइम, एम्पियर इनटू टाइम, दैट विल बी कूलम का। न्यूटन का तो हमें पता है m1 l1 t-2 एंड मीटर स्क्वायर, वो सबको डाल के mlt की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लेना, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप कंफर्म होगा, आपको क्लियर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैं इसको एक छोटा सा डायग्रामेटिकली बताना चाहूं तो डायग्रामेटिकली क्या होगा हमारे पास, देख लो भैया, हमारे पास एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है, कोई प्लस क्यू चार्ज हमारे पास यहाँ पर है, तो प्लस क्यू चार्ज ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस देगा ऐसा, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा दूर बनाई है मैंने, तो ऐसा ऐसा बहुत क्लोज भी देगा, ऐसा देगा। दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कमिंग फ्रॉम द चार्ज, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। क्यों आउटवर्ड होगी, क्योंकि सर ये हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है।
अब फ्लक्स क्या है सर, मैं इसके सामने कोई एक शीट रख देता हूं, ऐसा कोई एक शीट रख देता हूं, कोई मैंने एक शीट रख दिया ऐसा। अब उस शीट में से बीच में है सुराख, जिस सुराख को मैंने कंसिडर कर दिया डीएस वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, एक एरिया वेक्टर है। क्या है, एरिया वेक्टर। अब इस शीट पर इसका जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो कैसा होगा, ऐसा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, बाकी फील्ड लाइन तो कौन ब्लॉक कर देगा, ये शीट ब्लॉक कर देगा। इस एरिया में से कितनी फील्ड पास हो गई, ये वाली फील्ड लाइंस। सो ये जितनी फील्ड लाइन इसमें से पास आउट हो रही है, इन्हीं फील्ड लाइन का कितना नंबर है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। सो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कंसीडर कर देंगे। तो सर फाई कितना हो जाएगा, फाई विल बिकम इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, है ना। सेकंड डायग्राम देख लो, सेकंड डायग्राम हमारे पास क्या है, ये मेरे पास वो चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसा ऐसा फील्ड लाइंस है इसकी। ठीक है, अब ये फील्ड लाइंस कैसी है, बाहर की तरफ है क्योंकि चार्ज प्लस क्यों। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक एरिया हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अब एरिया को मैं थोड़ा सा एंगल पर कंसीडर करूंगा, थोड़ा सा ऐसा एंगल पर कंसीडर करेंगे कि भाई हमारे पास एंगल पर एरिया है, कुछ इस प्रकार से। ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। तो भाई देखो इस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा नीचे की तरफ एन कैप, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। अब भाई यहां से फील्ड लाइन कितनी पास आउट हो रही है, वही फील्ड लाइन पास आउट होगी जो इस एरिया के अंदर से निकलेंगी। जो यहां से बाहर से जा रही है वो पास आउट होगी क्या, वो यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगी, ये पेपर पे आके ब्लॉक हो जाएंगी। तो भाई ये जो लाइन पास आउट हो रही है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भाई आगे देख लो, यहाँ पे कितनी 3-4 फील्ड लाइन पास आउट हो रही है और यहाँ पे कितनी पास आउट हो रही थी, ज्यादा। यहाँ पे कम हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया है, घुमा दिया है, टिल्ट कर दिया है। देयर इज अ सर्टेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो सर कोई एंगल है थीटा, कोई एंगल है थीटा। अगर मैं इस पूरे को ऐसा 90 डिग्री पे घुमा दूं तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एरिया वेक्टर ऐसा होगा नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा आगे की तरफ। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर से निकल जाएगा ना आगे की तरफ, ये इसमें से पास आउट होगा। हमें फ्लक्स क्या होता है, जो पास आउट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो तब भी है जब ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तब भी है, लेकिन वो इस एरिया में से क्रॉस नहीं हो रही है। तो वही दिक्कत है भाई, वही हमारे पास फ्लक्स है। जितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है किसी एरिया में से, उसी को हम कहते हैं फ्लक्स कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। जैसे हमने पेपर और लाइट का वो एग्जांपल देखा कि भाई हमने पेपर को जब बिल्कुल ऐसे रखा था तो लाइट आगे बिल्कुल सर्कुलर बना था, पूरा गोला बना था। ठीक है, जैसे हमने पेपर को घुमाया तो सर्कल का वो जो है, सर्कल का शेप जो है ओवल शेप में बनने लगा, और जैसे हमने पूरा घुमाया तो आगे सर्कल ही गायब हो गया। जब हमने पूरा 90 डिग्री पे घुमाया तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ 90 डिग्री पे ऐसा। तो भाई फ्लक्स कितना आगे, सर्कल गायब हो गए तो फ्लक्स 0। और जैसे जैसे हम उसे वापस घुमाएंगे तो फ्लक्स हमारे पास वो ओवल शेप में बढ़ता बढ़ता, जैसे चांद बढ़ता है ना वैसे बढ़ेगा, फिर एकदम से पूरा चांद हो जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है। सो सर फ्लक्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। दोबारा मैं ये बात बोल रहा हूँ कि फ्लक्स हमारे पास है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज स्केलर, क्योंकि ये एक सिर्फ नंबर है, सिर्फ क्या है, नंबर है जो किसी हमारे पास किसी सरफेस में से पास आउट हो रहा है। तो सर अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स है सर मैग्नेटिक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। वो भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, फर्क सिर्फ इतना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है और वो मैग्नेटिक फील्ड का है। कंफर्म है, क्लियर है भैया। ओके, काफी आज के लिए इतना, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। ठीक है, कौन सा है, गॉसेस लॉ। एंड गॉसेस हम कंसीडर करेंगे भाई हमारे पास गॉसेस
सरफेस क्या होता है, गॉसेस लॉ क्या होता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे और उसकी एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, सबको बढ़िया।